नमस्कार साथियों, सीएलसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। सीएलसी द्वारा संचालित नवोदय विद्यालय कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा के लिए निःशुल्क टेस्ट सीरीज के इकाई टेस्ट 02 में गणित विषय के बारे में हम लोग आज की इस क्लास में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। आज की इस क्लास का पहला प्रश्न और आपके पेपर का प्रश्न नंबर 41 से 60 तक है जो गणित का रेशियो रहता है नवोदय के पैटर्न के अंदर। तो 41 नंबर प्रश्न, वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो इकाई टेस्ट हुआ है इसमें गुणनखंड, गुणज और भिन्न दो प्रश्नों वालियों को ऐड किया गया है। टॉपिक वार टेस्ट हो रहे हैं। पहला जो टॉपिक वार टेस्ट हुआ था उसके अंदर संख्या पद्धति एवं जो गणितीय संक्रियाएं जो टॉपिक है उनके बारे में टेस्ट हुआ था, और इस बार गुणनखंड, गुणज और भिन्न है। इस प्रकार 5 इकाई टेस्ट और 15 पूर्ण पाठ्यक्रम आधारित बिल्कुल निःशुल्क टेस्ट आयोजित किए जा रहे हैं। साथ में आपको इन टेस्टों का वीडियो सॉल्यूशन भी उपलब्ध करवाने का है जो प्रयास रहेगा। तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। जो 41 नंबर प्रश्न है ये कह रहा है कि संख्या 72 के कुल कितने गुणनखंड है। गुणनखंड का मतलब ये होता है कि संख्या जो 72 है इसके अंदर किस किस संख्या का भाग जाएगा वो उसके गुणनखंड निकालेंगे। तो इसके दो तरीके हैं कि भाई एक तो 72 है, इसमें प्रत्येक में किस किस का भाग जा रहा है, हम एक एक को देखें तो उस तरीके से भी देख सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि 72 का पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और फिर इसमें जो अभाज्य संख्याओं को वर्ग संख्या करके उसके आधार पर भी करेंगे। तो दोनों तरीके से करके देख लेंगे और जो तरीका आपको बेस्ट लगे उस तरीके से आगे इस प्रकार की कोई बड़ी संख्या का आपको गुणनखंड की संख्या पूछ ले कि कितने गुणनखंड है, मतलब कुल कितने गुणनखंड होंगे, उनकी संख्या है जो आपको बतानी है। तो सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड विधि से देखते हैं कि 72 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। यह भी गुणनखंड, गुणज जो टॉपिक है उसका एक पार्ट है अभाज्य गुणनखंड, मतलब इस संख्या के अभाज्य संख्याओं का कौन कौन सी संख्याओं का भाग जा रहा है उसका है जो निकालना है। तो 72 के अंदर सबसे पहले जो दो अभाज्य संख्या सबसे छोटी जैसे विभाजित हो रही है हम उसका भाग देंगे। तो 72 में जैसे ही 2 का भाग देते हैं तो आएगा 36, फिर 36 में 2 का भाग देंगे तो 18, 18 में 2 का भाग देंगे तो 9। अब 2 का भाग नहीं जा रहा है तो इसके बाद जो अभाज्य संख्या है वो है 3। तो 3 के अंदर 3 का भाग हम 9 के अंदर देंगे 3 बार और फिर 3 का भाग 3 में 1 बार। इस प्रकार ये इसका है जो अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब इसका अभाज्य गुणनखंड 72 का क्या हो रहा है तो 72 का है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ये तो इसके अभाज्य गुणनखंड है। अब आप सोच रहे कि अभाज्य गुणनखंड का इसका क्या लेना देना है, तो ये एक तरीका है गुणनखंड जब आपको किसी बड़ी संख्या का पूछ लें और उसके हमें गुणनखंडों की संख्या बतानी कुल कितने गुणनखंड है, तो पहले हम क्या ये जो अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 2 3 गुणा 3, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 2 की घात 3। 2 की घात 3 का मतलब है कि 2 का 3 बार गुणा करना, और ये 2 का 3 बार गुणा है, गुणा 3 की घात 2 मतलब 3 को 2 बार गुणा में किया है। ये इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। अब क्या है, अब एक फॉर्मूला है कि जब घात के रूप में, उदाहरण के लिए जब घात के रूप में कि a की घात p गुणा b की घात q, इस प्रकार कभी कोई घात के रूप में गुणनखंड दिया हुआ हो अभाज्य गुणनखंड, तो क्या करना है घातों को आपस में जोड़ के, एक इसका नियम है कि जब भी घात के अंदर इस प्रकार से कोई अभाज्य गुणनखंड दिया हुआ हो तब आपको करना है p प्लस 1 कोष्टक q प्लस 1 कोष्टक बंद। मतलब p में भी आपको a प्लस करना है जो पहली घात, p मतलब जो पहली घात है। इस प्रकार आगे घात अगर ज्यादा होगी तो q, फिर हम r s जो भी है जोड़ सकते हैं, ठीक है। और q प्लस 1 मतलब जो दूसरी घात है उसमें 1 करके कोष्टक खोल के जो इसको हल करना है। तो इस प्रकार से करेंगे। तो पहले घात, या 2 की घात कितनी है 3, केवल अभाज्य गुणन जो अभाज्य संख्या है उसकी घातों को जोड़ना है, संख्या को नहीं जोड़ना है। तो घात 3 है तो 3 प्लस 1 कोष्टक, वापिस यहाँ कितना है 2 प्लस 1 कोष्टक। अब पहले कोष्टक की चीज को हल करेंगे तो 3 प्लस 1 हो गए 4, 3 प्लस 1 4 और 2 प्लस 1 3। जब जैसे ही कोष्टक खुलते हैं तो इनके बीच में होता है मल्टीप्लाई, ये बोर्डमास का नियम कहता है। 4 इंटू 3 कितने हो गए 12। तो इसके कुल जो गुणनखंडों की संख्या होगी 72 के वो होगी 12। 12 ऑप्शन ए में नहीं है, बी में नहीं है, ऑप्शन सी के अंदर है, एकदम राइट। एक तरीका तो ये है कि कभी भी आपको ज्यादा बड़ी संख्याओं के गुणनखंड की संख्या पूछ ले तो आपको पहले उसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं
जो अभाज्य गुणनखंड आते हैं उनको इस प्रकार घात के रूप में लिखने के बाद जो घात आती है उन घातों में प्लस एक करके आपस में मल्टीप्लाई करना है, आपको है जो गुणनखंड की संख्या प्राप्त हो जाएगी। दूसरा तरीका यह है कि इसके अंदर किस किस का भाग जा रहा है वो हम सीधे तौर पे देख सकते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं कि अपने पास संख्या है 72, तो 72 जो है 72 के अंदर एक का भाग तो जाएगा क्योंकि एक सभी का गुणनखंड है। एक का भाग जाएगा तो एक का भाग कितनी बार जाएगा? 72 बार। तो एक तो इनके गुणनखंड हो गए एक और 72। दूसरा अगर हम देख लेते हैं 72 के अंदर दो का भाग भी जा रहा है और दो का भाग कितनी बार जाता है? 36 बार। दो गुणनखंड ये हो गए 2 और 36, क्योंकि 36 का 2 बार जाएगा और 2 का 36 बार। फिर 72 के अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो 3 का भाग भी जा रहा है क्योंकि 7 और 2 कितने हो गए? 9। इनके अगर संख्याओं के योग 9 के अंदर अगर 3 का पूरा भाग जा रहा है मतलब संख्या में भी जाएगा और कितनी बार जाएगा? 24 बार। तो 24 तिया भी कितने होते हैं? 72 होते हैं, मतलब 24 का भाग भी 3 बार और 3 का भाग 24 बार। इसके बाद हम देखें तो 72 के अंदर 4 का भाग भी जाता है, इन दोनों के अंदर 4 का भाग भी जा रहा है और 4 का भाग आप देखेंगे तो 18 बार जाएगा। 18 चौक 72 होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम देखें आगे तो इसमें 72 के अंदर 6 का भाग भी जा रहा है। 6 का भाग हम देखेंगे तो 6 का भाग आपके जाएगा 12 बार। 6 का भाग 12 बार जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें 6 का भाग है वो भी आपके पूरा 12 बार जा रहा है। इसके बाद हम देखेंगे तो ये 8 के पाड़े में भी आता है 72, 8 के पाड़े में आता है तो 8 का भाग भी पूरा जाएगा और 8 का भाग 9 बार जाता है और 7 और 2 9 होते हैं, मतलब 9 का भाग भी इसमें जाएगा। ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। ये सीधे तौर पे गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड नहीं, गुणनखंड कि 72 के अंदर किस किस का भाग जा रहा है? 1 का, 72 का, 2 का, 36 का, 3 का, 24 का, 4 का, 18 का, 6 का, 12 का, 8 का, 9 का, ये सभी क्या है? इसके क्या है? आपके गुणनखंड है। तो कितने हो गए? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 12। वापिस वही संख्या आई कि इनके कुल गुणनखंड कितने? 12। तो यहां पर भी आपको यही चीज बताई गई है कि गुणनखंड की संख्या कितनी है? 12 है और ऑप्शन सी अपना राइट होगा। ये दो तरीके, तो गुणनखंड गुणज टॉपिक है और इस बार टॉपिकों की संख्या कम है तो यहां से एक दो अच्छे प्रश्न आपको देखने को नवोदय के अंदर मिल सकते हैं, ध्यान रखना है। अगला हमारा प्रश्न है कि 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं में 8 के कुल कितने गुणज हैं? अब यहां गुणज पूछ लिए। गुणज अगर आपको ज्यादा विस्तृत समझ में नहीं आ रहा है तो गुणज का मतलब आपको जिसका पूछ रहे हैं उसका पहाड़ अच्छे से, गुणज का मतलब वैसे गुणा के अंदर जो चीज है गुणा में, और गुणज में भी उस संख्या का पूरा भाग जाता है। एक तो संख्या स्वयं का गुणज होती है, इसके अलावा इसके गुणज में जो भी पहाड़े में जो संख्या चल रही है वो सारे इसकी गुणज होगी। आपको 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्या मतलब प्रथम 100 भी अगर लिखा हुआ है तो भी वही चीज है कि 8 के कुल कितने गुणज होंगे। तो 8 जो है, एक तो 8 का गुणज 8 स्वयं है। अब 8 के अंदर और किस किस का भाग जाता है वो सारे इसके गुणज है। 8 के पहाड़े में 8 का भाग किस किस के अंदर जाएगा? तो 8 का भाग 16 के अंदर जाएगा। जिसके अंदर 8 का भाग जाएगा वो सारे 8 के गुणज है। या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि 8 के पहाड़े में जो चीजें आ रही वो सारी 8 के गुणज है। तो 8 है, 16 है, ठीक है, 24 है, 32 है, 40 है, 48 है, 56 है, 64 है, 72 है, 80 है। ये तो 8 का पहाड़ा बोलते हैं, 8 दाई 80 तक। अब आपको 100 तक बोला है तो इससे आगे हमें चलना है तो 88 हो जाएगा इसके बाद में और 96। ये टोटल 12 8 है 96। तो कुल 12 ऐसे गुणज 8 के होंगे जो 1 से 100 तक, अब 1 से शुरू करें और 100 तक चले तो कितने होंगे आपके टोटल? 8 के गुणज 8 से प्रारंभ होकर 96 तक टोटल 12 गुणज हो गए। तो ऑप्शन इसमें ए में 11 है और बी में 12 है। ऑप्शन बी आपके एकदम राइट होगा। अगला प्रश्न, संख्या 120 के सभी अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी? कुल पूछा गया, कुल में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड बनने वाले 120 के वो निकालना है। जैसे हमने पहले प्रश्न में 72 का निकाला था उसी प्रकार इस अभाज्य 120 के अभाज्य गुणनखंड हमारे को निकालने हैं। 2 का भाग देंगे तो पूरा आधा 60, फिर 2 का भाग देंगे 30, फिर 2 का भाग देंगे 15। अब 1 और 5 6, 3 का भाग जाएगा 5 बार और 5 का भाग जाएगा 1 बार। तो अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। आपको कुल संख्या पूछी गई, कुल संख्या नहीं पूछते, ऐसे पूछ लेते कि 120 के अभाज्य गुणनखंड है तो 120 के अभाज्य गुणनखंड तो ये कुल संख्या 1 2 3 4 और 5 होंगे। ऑप्शन ए 3, बी 4 और सी 5। तो सी ऑप्शन आपके एकदम राइट होगा। 120 के कुल 5 अभाज्य गुणनखंड होंगे। अगला प्रश्न, संख्या 60 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो सम में? ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है कि सम कितने। यहां आपको थोड़े माथापच्ची करनी पड़ेगी। वापस प्रत्येक 60 के जो प्रत्येक गुणनखंड है
उनको निकालना पड़ेगा। और 60 के जब आप प्रत्येक गुणनखंड निकालेंगे तब आपको पता चलेगा कि 60 में सम कितने हैं। सम और विषम दो संख्या होती हैं। सम का मतलब जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए, ऐसी संख्याएं कितनी हैं जो 60 के गुणज भी हैं, सॉरी गुणनखंड भी हैं और आपके सम भी हैं। तो हम पहले 60 के क्या निकाल लेते हैं, गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 60 का गुणनखंड एक तो 1 हो जाएगा और दूसरा 60 हो जाएगा। ये तो सीधी सी बात है, 1 का भाग 60 बार, 60 का भाग 1 बार। फिर देखो 2 का भाग जाता है बिल्कुल, इकाई अंक क्या है, 0 है। इकाई अंक 0 2 4 से 8 होंगे, तो 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 30 बार। तो 2 और 30 हो गए। फिर अंकों का योग कितना हो रहा है भाई, अंकों का योग हो रहा है अच्छा, तो अच्छा मतलब 3 का भाग भी यहाँ पर पूरा पूरा जाने वाला है। तो 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 का भाग 20 बार जाएगा। फिर देख लो 60 में अगला है 4 का भाग भी जाएगा। 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा आपके 15 बार, 15 चौक 60। इसके बाद में 5 का भी जा रहा है क्योंकि इकाई अंक 0 है, और 5 का भाग इसमें जाएगा आपके 12 बार, 12 पंजे 60। इसके बाद में अगर हम लोग देखें तो 60 के अंदर और आपके जा रहा है 10 का भाग, 10 का भाग भी जाएगा, 10 का भी जाएगा और 6 का भी जाएगा। बोले 6 का देके देख लो, बोले 10 का देके देखो, एक ही चीज है। आप 6 का जब देंगे तो 6 का भाग आपके जाएगा 10 बार, 6 का भाग 10 बार, ठीक है। अब देख लो इसमें सम कितने हैं ये हमें पता करने हैं। ये आपके लगभग हो गए इसके टोटल गुणनखंड। टोटल जो 60 के गुणनखंड है वो 12 ही हैं इसमें भी। अब सम मतलब जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो, तो इसमें हम देख लेते हैं, अलग पेन से देखते हैं। एक तो 60 है, 60 सम संख्या है, 2 है, 30 है, 20 है, 4 है, फिर 12 है, 6 है और 10 है। टोटल कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। 8 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन बी के अंदर है। तो संख्या 60 के ऐसे कितने गुणनखंड है जो सम होने चाहिए, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो इसमें आपके 8 ऐसे गुणनखंड है जो कैसे हैं, सम है, ध्यान रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है कि आप 100 से कम 13 के सबसे बड़े गुणज और सबसे छोटे गुणज। गुणज मैंने अभी बता दिया कि जिसके अंदर 13 का भाग जाए, सीधे तौर पे तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए, यहां 13 का पाड़ा आपको अच्छे से आना चाहिए, तो भी पता चल जाएगा कि 13 के जो गुणज भी चलते हैं, जो गुणा में है वो क्या होंगे, 13 के गुणज होंगे। अब 100 से कम होने चाहिए। 100 से कम मतलब हम ऐसे मान सकते हैं 1 से 100 तक, जैसे प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या या 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्या मान सकते हैं। 100 से कम आपको 13 का सबसे बड़ा और छोटा गुणज ढूंढना है। सबसे पहले सबसे बड़ा गुणज, तो 13 के पाड़े हम देखते हैं 100 के नजदीक जब भी जाते हैं तो 13 7 91 होते हैं और 13 8 104 होते हैं। 104 100 से अधिक होते हैं, तो सबसे जो बड़ा गुणज है 13 का वो कितना है, 91। अब दूसरा हमें निकालना है छोटा गुणज। तो छोटा गुणज क्या होगा, 13 से छोटा तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो संख्या है वो स्वयं का गुणज तो होती है, तो 13 खुद भी क्या है, सबसे छोटा। हमें क्या करना है, इनका अंतर निकालना है। अंतर का मतलब घटाव होना चाहिए, बाकी है जो करनी है। 91 जो है, 91 में से 13 निकालेंगे तो पीछे बचेंगे 78 78। ऑप्शन ए कह रहा है 65, बी कह रहा है 78, तो ऑप्शन बी एकदम राइट है, आगे जाने की जरूरत तो नहीं है। अगला प्रश्न, संख्या 15 एवं 30 के उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन से हैं। उभयनिष्ठ शब्द के नाम से ही हमें अर्थ मालूम हो जाना चाहिए कि पूछ क्या रहा है। उभयनिष्ठ का मतलब देखो, पीछे एक हमने पर्यावरण की क्लास ली थी, उसमें एक आया था कि उभयचर कौन से जीव है, जो पानी में भी रहे और जो स्थल पर भी रहे, तो 2 जगह रहते हैं। इसका कहने का मतलब यह है, आपको 2 संख्याएं दी 15 और 30, इन दोनों के अंदर जिसका भाग जाए, गुणनखंड का मतलब मैंने पहले ही बता दिए हैं कि जैसे 15 है तो 15 के अंदर जिस जिसका भाग जाएगा वो उसके क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। तो 15 और 30 दोनों में भाग जाने वाली जो संख्या है वो उभयनिष्ठ गुणनखंड हम बोलेंगे उसको उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो पहले 15 और 30 दोनों के हमें क्या कर लेने हैं, गुणनखंड निकाल लेने हैं। देखो इधर कि 15 है तो 15 के अंदर 1 का भाग तो जाएगा, स्वाभाविक सा है कि 1 सभी का गुणनखंड है और संख्या स्वयं भी अपना गुणनखंड होती है। तो 1 2 का जाएगा नहीं, इकाई अंक 5 है, फिर 3, फिर 5, इकाई अंक 5 है तो, और फिर 15। ये 4 गुणनखंड जो है ये आपके 15 के गुणनखंड है, 1 3 5 और 15। इसी प्रकार 30 के देखें तो 1 2 3 5 6 15 और 30, ये किसके गुणनखंड होंगे, ये आपके
30 के गुणनखंड है। अब हमें देख लेना है कि दोनों के अंदर किस किस का भाग जा रहा है। तो एक को आप देखेंगे दोनों जगह एक का भाग 15 के अंदर भी जा रहा है और 30 के अंदर भी जा रहा है। 3 का भाग भी आपके दोनों जगह जा रहा है, 5 का भाग भी आपके दोनों जगह जा रहा है और 15 का भाग भी दोनों जगह जा रहा है। तो संख्या 1, 3, 5 और 15 ये क्या होंगे, ये 15 और 30 के उभयनिष्ठ गुणनखंड है। मतलब जिनका भाग 15 के अंदर भी जाता है और जिनका भाग आपके 30 के अंदर भी जाता है। तो पहले में 1, 3, 6 है, नहीं है। दूसरे में 1, 3, 10 है, नहीं है। 1, 3 तो है लेकिन 6 नहीं है। 6, 30 का है लेकिन हाँ 10 भी है इनका, सॉरी 10 30 का है, इकाई अंक 0 है तो 10 गुणनखंड है 30 का, लेकिन 10 आपके 15 का नहीं है तो 12 है। तो यहाँ 1, 2 आपके 15 का गुणनखंड नहीं है, ये ध्यान रखना है। 1, 3, 5 और 15 ऑप्शन डी एकदम सही होगा। अगला प्रश्न, संख्या 30 के सभी गुणनखंडों का योगफल कितना होगा। हमें पहले संख्या 30 के सारे गुणनखंड निकालने हैं और फिर उनका योगफल करना है, जोड़ करनी है, योगफल कितना होगा। तो 30 जो है 30 का गुणनखंड निकालना बहुत आसानी है वैसे, कि 1 का भाग जाता है 30 के अंदर, 2 का जाता है, अभी हमने निकाला था पिछले प्रश्न में, 3 का है, फिर 5 का है, 6 का है, 10 का है, 15 का है और 30 स्वयं का है। ये क्या है, ये 30 के सारे गुणनखंड है। आपको पूछा है इनका योगफल कितना होगा, मतलब इनकी जोड़ कितनी होगी। तो हमें जोड़ लेना है 30 + 15 45, 45 + 10 55, 55 + 6 61, 61 + 3 64, 30 और 15 45, ठीक है, 10 55 6 61, हाँ 3 64 और 5 69, 69 1 70 और 70 और 2 72। टोटल इनका योगफल हो जाएगा 72 72। ऑप्शन ए 60 नहीं है, ऑप्शन बी 72 एकदम सही होगा कि संख्या 30 के सभी गुणनखंडों का जो योगफल है वो होगा आपके 72। अगला प्रश्न, 35 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। वैसे सीधे तौर पर भी हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन तरीका वही है। 35 के आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए पहले हम अभाज्य संख्याओं का भाग देंगे। 2 का भाग इसमें जाता नहीं क्योंकि इकाई अंक 5 है, और 3 का भाग, 3 और 5 8 होते हैं संख्याओं के जो योगफल है, इसमें भी भाग नहीं जा रहा है। तो फिर इसके बाद में 5 अभाज्य संख्या है, 5 का भाग देंगे 7 बार देंगे, 7 का 1 बार, मतलब 5 × 7, 5 × 7 क्या होगा, इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे। पहला है 3 × 5 × 7, नहीं है। दूसरा 5 × 5 25 होते हैं, ये भी नहीं है। और तीसरा है 5 × 7, मैंने कहा सीधा भी हो सकता है, 5 × 7 35। तो ऑप्शन सी एकदम आपके राइट है। अगला प्रश्न, 24 का एक गुणनखंड कौन सा है। ये तो सीधा ऑप्शन से ही हो जाएगा। 24 का गुणनखंड मतलब 24 के अंदर जिस जिसका भाग जाता है। अब 24 के अंदर 5 का भाग तो जाएगा नहीं, क्योंकि 24 का इकाई अंक 4 है। हमें साथ में भाजकता के नियम अच्छे से आने चाहिए, अब क्योंकि इसमें भाग किसका जाएगा वही तो देखना है। पर भाजकता के नियम अगर अच्छे से आपको मालूम है तो ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि जिस संख्या का इकाई अंक 0 या 5 होता है तो उसमें ही 5 का भाग जाएगा, तो 5 तो सीधा ही बार हो गया। दूसरा ऑप्शन है 6, 6 का पार्ट हम 4 बार बोलते हैं तब कितने आते हैं 24, इसका मतलब 6 का भाग पूरा पूरा जाएगा। और कभी ऐसे प्रश्नों के उत्तर नहीं है, ये सबसे साधारण है गुणनखंड का। नहीं आए तो आप संख्या के अंदर ऑप्शन में से भाग देके भी देख लेंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो इसमें ऑप्शन बी आपके एकदम राइट हो जाएगा। 6 है जो है, क्योंकि 11 भी नहीं है, 11 का पार्ट 11 दूनी 22 फिर 33 हो जाते हैं, ठीक है। और 7 चौक तो 28 होते हैं, 7 या 21 होते हैं, तो 7 के पाड़े में भी नहीं है। तो आपका जो उत्तर राइट होगा वो ऑप्शन बी 6 होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, ये कथन के अंदर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। थोड़ा सा प्रश्न को ढंग से पढ़ लेना कि कौन सा कथन है जो सही नहीं है। सही नहीं का मतलब असत्य कथन पूछा है। कौन सा कथन है जो असत्य है, गलत है, जो आपको इनमें से बताना है। 4 में से 3 कथन सही है, चौथा कथन है जो भिन्न है, अलग है, उसका पता करना है। पहला क्या है, एक सभी संख्याओं का गुणनखंड है, बिल्कुल सही। एक क्या है, सभी संख्याओं। अभी हमने बहुत सारे गुणनखंड के प्रश्न लिए हैं, तो वहां से भी आपको मालूम पड़ गया होगा कि एक सभी संख्याओं का गुणनखंड है। ये आप सार्वभौमिक सत्य मान के याद कर सकते हैं सीधे कथन को। देखो हो सकता है कि कभी कथन में ऐसा प्रश्न पूछ ले, और ना भी पूछे तो गुणनखंड के मामले में आपको इनकी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। दूसरा कथन क्या करा है, प्रत्येक संख्या स्वयं की गुणनखंड होती है, बिल्कुल होती है प्रत्येक संख्या। जैसे एक उदाहरण के लिए मैंने लिख दिया 10, तो 10 में क्या है, 1 का भाग जाएगा 10 बार, तो 1 और 10 दोनों ही, 10 स्वयं है और 1 तो प्रत्येक का गुणनखंड होता है। तो उससे भी हम समझ सकते हैं उदाहरण से कि प्रत्येक संख्या स्वयं का है जो खुद का गुणनखंड होती है, क्योंकि खुद का खुद में भाग जाता है। ये हमने बाजिया बाजे के अंदर भी देखा है।
तीसरा क्या है, सी ऑप्शन कह रहा है प्रत्येक संख्या के गुणनखंडों की संख्या अनिश्चित होती है। अनिश्चित नहीं होती भाई। डी देख लेते क्या कहता है, प्रत्येक संख्या स्वयं की गुणज होती है। बिल्कुल, प्रत्येक संख्या स्वयं की गुणज होती है। अभी हमने किया था कि 13 का गुणज तो 13 है ही, 12 का गुणज 12 होगा, 8 का गुणज 8 होगा। इस प्रकार प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणज होती है, यह भी एकदम सत्य है। प्रत्येक संख्या के गुणनखंडों की संख्या अनिश्चित नहीं होती है। जैसे हमने पीछे प्रश्न किए थे कि 72 के गुणनखंडों की संख्या 12, 60 के गुणनखंडों की संख्या 12, तो ये उनकी निश्चित है। ऐसा थोड़ी कि आज हम प्रश्न कर रहे हैं तो 60 के गुणनखंड 12 है और कल 13 हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। इनके गुणनखंडों की संख्या है जो निश्चित है, अनिश्चित तो नहीं है। यहां बोला गया अनिश्चित है, तो कथन सी जो है ये आपका गलत कथन है। उत्तर आपका राइट होगा ऑप्शन सी, क्योंकि हमें तो असत्य ही ढूंढना है, जो सही नहीं है वही ढूंढना है, तो सही नहीं ऑप्शन आपका सी होगा। प्रश्न नंबर 51, ये जो पहले के 10 प्रश्न थे ये सारे गुणनखंड गुणज जो प्रश्नावली है उससे रिलेटिव थे, पर अब जो प्रश्न आने वाले हैं सारे भिन्न जो टॉपिक हमारा है उससे संबंधित हैं। पहला क्या करा है कि भिन्न 5/6, 7/9, 11/15, 13/18 में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। देखो, ऐसा प्रश्न आने का चांस नवोदय के अंदर हर बार रहता है। अगर ऐसा प्रश्न नहीं आता है तो आपको आरोही या अवरोही क्रम का भिन्न से संबंधित प्रश्न पूछने की गुंजाइश पूरी है। तो ऐसे प्रश्न हो चाहे आरोही अवरोही करो, दोनों में हमें बड़े छोटे का अगर जानकारी होगी तो ही हम कर पाएंगे, क्योंकि आरोही में भी छोटे से बड़े क्रम चलेंगे, अवरोही में बड़े से छोटे क्रम चलेंगे। तो बड़ा छोटा निकालने के लिए पहले, अब इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका कि हम हर का भाग अंश के अंदर देंगे, जो हमारा भागफल आएगा उसमें बड़े छोटे भागफल के आधार पर कर सकते हैं। और उससे भी एक अलग तरीका है कि हम सभी भिन्नों के जो हर हैं इनको समान कर दें। भिन्न का एक नियम है, जब हर समान हो तो सबसे छोटा जो अंश होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी, और सबसे बड़ा जो अंश होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो हम क्या करेंगे, सभी जो भिन्न है इनकी क्या कर लेंगे, प्रत्येक के हर समान कर देंगे। हर समान करने के लिए अब यहाँ अलग अलग है, 6 है, 9 है, 15 है, 18 है, तो हमें लसब लेना पड़ेगा, एलसीएम है जो लेना पड़ेगा। हालांकि इस बार जो संशोधित पाठ्यक्रम आया है उसमें आपके लसब मसब दशमलव संख्या ये सारी प्रश्नावलियां हटा दी गई हैं, लेकिन भिन्न जब भी पढ़ते हैं तो उसमें दशमलव भी आ सकता है। जैसे हम अभी 6 का भाग 5 के अंदर हम 6 का भाग देंगे तो पूरा पूरा जाएगा नहीं, बात दशमलव के अंदर आएगी। तो दशमलव और हम लसब मसब को छोड़ नहीं सकते। हाँ ठीक है, सीधा प्रश्न आपका इनसे रिलेटिव नहीं आएगा, लेकिन आप गणितीय संक्रियाएं जब भी करेंगे तो आपको इनकी जानकारी होनी बहुत जरूरी है। तो हम पहले 6, 9, 15, 18 का लसब लेंगे। हम अभाज्य गुणनखंड विधि से इनको करते हैं। पहले लेते हैं 6, 9, 15 और 18। इनका जब एलसीएम निकालेंगे, लसब लेंगे, एलसीएम लसब। लसब मतलब वह छोटी से छोटी संख्या आएगी जिनमें इन दी गई संख्याओं का भाग जाए, और वह छोटी छोटी संख्या हमें एक कॉमन संख्या मिल जाएगी जो सभी हर को क्या कर देगी, बराबर कर देगी, समान कर देगी। पहले हम 2 का ही भाग देंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। 6 में तो 3 बार जाएगा, 9 में नहीं जाएगा 9 का 9, 15 में नहीं जाएगा 15 का 15, और 18 में 9 बार जाएगा। फिर हम देते हैं 3 का भाग, 3 में 1 बार, 9 में 3 बार, 15 में 5 बार और 9 में 3 बार। फिर 3 का भाग जरा अभी, 3 में 1 बार, 5 में नहीं जाएगा तो 5 का 5 और 3 में 1 बार, और अब है 5। तो 1, 1 और 1, 1, 1, 1 आते ही हमारा जो लसब है वो पूरा हो गए हैं। लेकिन अब गुणा करके हमें लसब निकालना, तो इनका गुणा करना आपस में, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, 5 दिया 15, 15 दिया 45 और 45 दूनी 90। आपका जो एलसीएम आया है वो क्या आया है, 90 आया है। अब ये जो भिन्न है, इन भिन्न का हम सभी का हर है जो सम्मान करने वाले, हर रहेगा औसत रूप से 90। कैसे, इधर देखें आप कि 5/6, 7/9, 11/15 और 13/18, इनका एलसीएम आ गया आपके 90। जोड़ में जैसे करते हैं वैसे ही करना है। 6 का भाग पहले हम 90 के अंदर देंगे, तो 6 का भाग 90 के अंदर जब देंगे तो 6 का भाग जाएगा आपके 15 बार, और यहाँ 90 का 90 लिख दे आप, तभी आपके सभी के हर समान होंगे। और जो आपके 15 बार भाग गया है, इस 15 को आप 5 से गुणा कर लेंगे तो 15 पाण कितने हो जाते हैं आपके, लगभग 75। ठीक है। इसके बाद में 9 का भाग हम 90 के अंदर देंगे, 10 बार जाएगा, 10 को 7 से गुणा करेंगे 70, 70/90। फिर 15 का भाग देंगे अपन, 6 बार जाएगा, 6 को 11 से गुणा करेंगे 66, 66/90। सभी भिन्न को उसके नीचे लिख रहा हूं ताकि आपको पता चल जाएगा ये भिन्न किसकी है, ये भिन्न किसकी बना रहे हैं हम। फिर 18 का भाग जब 90 के अंदर देंगे 5 बार, और 13 को 5 से गुणा किया 65, तो ये हो गई आपके 65/90।
90। अब जो 5/6 भिन्न थी उसी को हमने 15/90 बना दिया क्योंकि सभी का हर है जो समान कर दिया है। अब इसमें हर जब समान होते हैं तो अंश जो सबसे बड़ा होगा वो बड़ी भिन्न होगी और अंश जो सबसे छोटा होगा वो छोटी भिन्न होगी। अब इसमें देखिए आप अंश 75 है, 70 है, 66 है, 65 है। सबसे बड़ा, आप सबसे बड़ी भिन्न पूछी है तो सबसे बड़ा अंश कौन सा है? 75। मतलब जो भिन्न 75/90 है वो आपके सबसे बड़ी भिन्न होगी और 75/90 किसकी भिन्न है? 5/6 की है। और ऑप्शन ए आपका क्या है? 5/6 एकदम सही होगा। भिन्न में थोड़ा समय लगेगा, आपको करना पड़ेगा और जब तक आप हाथ से गणित के अंदर कोई काम नहीं करेंगे बच्चों तब तक आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। ठीक है ना? तो इस वीडियो को देखने के बाद आप स्वयं करें, जब स्वयं करेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और दूसरा तरीका जो है वो आप 5 के अंदर 6 का भाग देंगे, दशमलव में आएगा, फिर 7 के अंदर देंगे, जो सबसे बड़ा दशमलव है वो सबसे बड़ी भिन्न आपके निकल के आएगी। और आगे कोई क्लास होगी उसमें हम दूसरी टाइप भी यूज करेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भिन्नों 2/3, 4/5 और 7/10 को आरोही क्रम में है जो व्यवस्थित करना। वापस वही तरीका है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए हमें छोटे से बड़े क्रम में जाना पड़ेगा और छोटे से बड़े क्रम में जाने के लिए छोटी बड़ी भिन्न का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमें क्या करने पड़ेंगे? इनके हर है जो पहले समान करने पड़ेंगे। भिन्न हमारे पास 2/3, 4/5 और 7/10। पहले क्या करेंगे? हम इनका लेंगे आपका लसब। तो लसब इनका सीधी सी तौर पे अगर हम देखें तो लसब आएगा 30 और निकाल के आप देखेंगे तो अभी 30 आएगा। क्या है? 3 है, 5 है और 10 है। पहले 2 का भाग 3 में जाता नहीं है, 5 में जाता नहीं है और 5 बार, फिर 3 का भाग 1 और फिर आपके 5 का भाग, तो 5 3 15 और 5 30, 30 आना है, 30 आएगा आपके एलसीएम। अब 3 का भाग हम देंगे 30 में 10 बार और 10 को 2 से गुणा किया 20, ये भिन्न बन गए आपके 20/30। अगली क्या है? 5 का भाग 6 बार और 6 चौक 24, 24/30 और 10 का भाग देंगे इसमें 3 बार और 7 या 21, 21/30। ये आपके तीनों भिन्न बन गई है। अब देखो इसमें अंश इसका 20 है, इसका 24 है, इसका 21 है। हमें क्या जाना है? आरोही क्रम। आरोही क्रम कहता है कि छोटे से बड़े क्रम की ओर चलना है। अब छोटे से बड़े क्रम की ओर चलेंगे तो उसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? 20/30। 20/30 किसकी भिन्न है? 2/3 की। तो सबसे पहले तो आपके क्या आएगा? 2/3। फिर इससे जो बड़ी भिन्न है, इससे जो बड़ी भिन्न है वो क्या होगी? 21/30। 21/30 किसकी है? 7/10 की। फिर इससे बड़े की ओर चलेंगे तो 24/30 किसकी है? 4/5 की। तो ये क्रम रहेगा आरोही का। छोटे से बड़े क्रम की ओर जब भी हम लोग बढ़ेंगे 2/3 और इससे बड़ी 7/10, इससे बड़ी 4/5। ऑप्शन ए क्या करा है? 2/3 सही है, फिर 4/5, 4/5 नहीं होगा तो ये ऑप्शन नहीं है। दूसरा है 7/10, 7/10 भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। तीसरा है 2/3, 7/10 और 4/5। ऑप्शन सी आपका एकदम सही होगा। आरोही क्रम में आपके छोटे से बड़े क्रम की ओर जो भिन्न है वो 2/3, 7/10 और 4/5। ऑप्शन सी एकदम सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन से भिन्न अनुचित भिन्न है? वैसे अनुचित का अर्थ होता है जो उचित नहीं, और भिन्न को हम हमेशा अंश बट्टे हर के रूप में लिखते हैं। तो जो भिन्न जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो वो हमेशा अनुचित भिन्न कहलाती है। अब अंश बड़ा मतलब ये अंश बट्टा हर होता है, तो अंश जिस भिन्न का बड़ा होगा वह भिन्न हमेशा कैसी होगी? अनुचित भिन्न होगी। ऑप्शन ए क्या करा है? 7/2। अंश बड़ा है और हर छोटा है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। आपकी पहली जो भिन्न है वो कैसी भिन्न है? अनुचित भिन्न है। और यही पूछा गया, बिल्कुल सा साधारण सा प्रश्न है कि कौन सी अनुचित भिन्न है। और बाकी 4/7 भी कैसी भिन्न है? उचित भिन्न है। ये कैसी भिन्न है? उचित भिन्न है। ये भी उचित भिन्न है और ये भी आपके उचित भिन्न है। भिन्नों के प्रकार के अंदर आपको ये बात ध्यान रखनी है, साधारण से साधारण अगर पूछेंगे भिन्न के अंदर तो ये पूछा जा सकता है कि कौन सी मिश्र भिन्न है, कौन सी आपके व्यतुक्रम भिन्न है, कौन सी वितत भिन्न है, कुछ भी ऐसा पूछा जा सकता है। तो ये चीजें आपको सामने उदाहरण के साथ में ध्यान में रखनी है। हाँ, नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 54। क्या कह रहे हैं? 3/4 प्लस 1/2 भाग कोष्टक 5/6 माइनस 1/3 कोष्टक बंद का सरल रूप। इसको हल करना है। देखो सरलीकरण के अंदर ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं, लेकिन भिन्न टॉपिक का प्रश्न है जो आपको कहां से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सरल करने के लिए पहले कोष्टक को हल करेंगे। बोर्ड मास का नियम यही कहता है। क्या लिखा हुआ है? 3/4 प्लस 1/2 कोष्टक के अंदर ही है। तो पहले कोष्टक के अंदर इसकी जोड़ करनी है। हम लेंगे लसब, 4 और 2 का लसब 4 ही आएगा, क्योंकि लसब मतलब वह छोटी छोटी संख्या जिनमें दी गई संख्याओं का भाग जाए।
तो इसमें 4 का भी भाग जाना चाहिए और 2 का भी जाना चाहिए। तो 4 का भाग 4 में जा रहा है और 2 का भी जा रहा है, इसलिए 4 इनका एलसीएम होगा। 4 का भाग हम 4 में देंगे एक बार, 1 को 3 से गुणा किया 3, प्लस 2 का भाग 4 में 2 बार और 2 को 1 से गुणा किया 2, बराबर कितने हो गए 3 और 2 हो गए 5, 5/4 भाग का चिन्ह है। अगला जो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5/6 माइनस 1/3, सब इनका भी सही आएगा। 6 का भाग 6 में एक बार और 1 को 5 से गुणा किया 5, माइनस 3 का भाग 6 में 2 बार और 2 को 1 से गुणा किया, सॉरी हाँ 3 का भाग 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया 2, 5 में से 2 गए 3, 3/6। अब कोष्टक में क्या चीज हमारे पास बची है 5/4, कोष्टक भाग का चिन्ह 3/6। हल करना है, कोष्टक खोल के अगला क्या करना है भाग। तो आगे क्या करेंगे 5/4 भाग 3/6। भाग जब भी करते हैं भिन्न के अंदर तब पीछे वाली जो भिन्न है इसका वैतुक्रम करेंगे और भाग के चिन्ह की जगह क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई गुणा का चिन्ह आ जाएगा। तो 5/4 गुणा इसका वैतुक्रम हो जाएगा, अंश का हर हो जाएगा और हर का अंश 6/3। पहले मल्टीप्लाई कर लें, भले काट ले कट रहे हैं तो अगर मल्टीप्लाई करें तो 5 अंक 30 हो जाएंगे और 4 3 12 हो जाएंगे। अब अगर कट रहे हैं तो काटने हैं, 2 का भाग 15 बार, 2 का भाग 6 बार, 3 का भाग देंगे तो यहाँ 5 बार जाएगा और यहाँ 2 बार जाएगा। 5/2, 5/2 कोई ऑप्शन आपका नहीं है, पहला मिश्र भिन्न में है, दूसरा भी मिश्र भिन्न में है, तीसरा 2/5 है और चौथा जो डी ऑप्शन है वो 7/2 है। तो अगर इसको हम मिश्र भिन्न के अंदर बदले, अनुचित भिन्न जो होती है इसको हमेशा मिश्र भिन्न के अंदर बदला जाता है। 2 का भाग 5 में देंगे 2 बार जाएगा, शेषफल 1, 2 सहित 1/2 जो ऑप्शन होगा वो आपके राइट होगा और ऑप्शन ए क्या है 2 सहित 1/2। तो 54 में ऑप्शन नंबर ए आपके एकदम सही है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक बर्तन का 1/4 भाग पानी से भरा हुआ है। यदि इसे पूरा भरने के लिए 45 लीटर पानी की आवश्यकता है तो बर्तन की कुल धारिता है जो क्या होगी, कुल धारिता पूछिए। ऐसा जब भी प्रश्न पूछा जाए थोड़ा सा समझ ले, भले ही आप धारिता के अंदर 1 माने या x माने, कुछ भी ABCD मान सकते हैं। तो हम लोग पहले मान लेते हैं कि धारिता क्या होगी, हमें मालूम नहीं है, धारिता हमने मान लिया जैसे x। अब क्या करना है, एक बर्तन का 1/4 भाग भरा हुआ, कुल जो बर्तन है, कुल जो उसकी कैपेसिटी है जो धारिता है उसका 1/4 भाग, x का 1/4 भाग भरा हुआ है। तो खाली भाग कितना है हमें ये पहले मालूम करना है। तो खाली भाग या शेष भाग हम जब निकालेंगे तो x जो कुल भाग है इसमें से जो भरा हुआ भाग 1/4 है इसको निकाल लेंगे। इसको जैसे निकालेंगे तो खाली भाग हमारे पास रहेगा। तो लसब क्या आएगा आपके 4 और यहाँ पर क्या रहेगा कुछ भी नहीं है, तो हम हर में 1 रख सकते हैं। 1 का भाग 4 के अंदर 4 बार और 4 को जब x से गुणा करते हैं तो 4x हो जाएगा, माइनस का माइनस, 4 का भाग 4 में 1 बार और 1 को 1 से गुणा किया 1, 4x में से 1 निकालेंगे तो 3x/4। ये 3x/4 है, ये शेष भाग जो भी है, खाली भाग जो भी हम कह सकते हैं वो भाग जो क्या है 3x/4 है। अब प्रश्न में क्या कह गए हैं, इसको पूरा भरने के लिए, मतलब ये जो 3x/4 भाग है इसको भरने के लिए आपके पास 45 लीटर पानी की और आवश्यकता है। तो कहने का मतलब ये है कि 3x/4 है इसके बराबर 45 लीटर है, इसके बराबर 45 लीटर है। अब x का मान हमें निकालना है, कुल धारिता निकालनी है, तो क्या हो जाएगा 3x बराबर ये क्या जाएगा इसके गुणा में 45 गुणा 4, 45 गुणा 4, तो 45, 5 को 4 से गुणा करते हैं 0 और 4 को 4 से गुणा किया 16, 16 और 2 18, 180 लीटर आई है 3x के बराबर। हमें x का मान निकालना है तो हम यहाँ ऊपर कर लेता हूं, x बराबर क्या हो जाएगा 180/3, 3 का भाग 18 में 6 बार, 0 का 0, 60 लीटर इसकी कुल धारिता होगी। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है 50 लीटर, ऑप्शन बी 60 लीटर, ऑप्शन बी एकदम सही होगा इसका 60 लीटर। और सीधे तौर पर ऑप्शन से भी हम लोग कर सकते हैं। ऑप्शन से करने का यह तरीका है कि कोई बर्तन है उसका 1/4 भाग भरा हुआ है, ठीक है, और 45 लीटर और पानी की आवश्यकता है, तो 45 लीटर आपका शेष भाग हो गया, शेष भाग हो गया। हम सीधे तौर पे निकाल सकते हैं कि कोई भी ऑप्शन है, जैसे 50 है तो 50 का हमने निकाल लिया जैसे 1/4 भाग, 50 का 1/4 भाग क्या होगा, तो 4 का भाग 50 में पूरा नहीं जाता तो दशमलव के अंदर आने वाला है। दूसरा जैसे 60 है, हमें 60 का 1/4 भाग निकालना है, 60 का 1/4 भाग हम जब निकालेंगे गुणा में तो 4 का भाग यहाँ दे देंगे 15 बार और 15 को 1 से गुणा किया 15 लीटर, मतलब 15 लीटर भाग है जो क्या हुआ है भरा हुआ है। और शेष भाग खाली उसको भरने के लिए 45 लीटर की आवश्यकता है और इसको 45 को आप ऐड कर दो 15 के अंदर, आपका उत्तर आ जाएगा 60 लीटर। तो एकदम सही हो जाएगा ऑप्शन बी
आप सीधे ऑप्शन से करें। तो दो तरीके हैं, जो तरीका आपको बेस्ट लगे उसे आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न, एक टंकी का 5/12 भाग है जो भरा है, शेष कितना भाग है जो खाली रहेगा। अब भरा हुआ भाग कितना है, 5/12 भाग, शेष कितना है हमें पता नहीं, तो हमने मान लिया कि टंकी का भाग कितना है, 1 है, और इसमें से भरा हुआ भाग, शेष मतलब खाली भाग ना, भरा हुआ भाग क्या है उसको निकाल ले 5/12, बस बाकी करनी है और कुछ नहीं। यहाँ भी हर हमने 1 मान लिया, 12 आ गया लसब, 1 का भाग 12 में 12 बार, 12 को 1 से गुणा किया 12, माइनस 12 का भाग 12 में 1 बार, 1 को 5 से गुणा किया 5, 12 में 7, 5 निकल गए 7, 7/12 भाग जो है आपका क्या है, ये खाली भाग है। खाली भाग जो है वो 7/12, ऑप्शन ए क्या है 5/7 नहीं है, ऑप्शन बी 12/5 ये भी नहीं है, ऑप्शन सी 7/5 ये भी नहीं है, और ऑप्शन डी 7/12 एकदम सही है। 7/12 भाग जो क्या है, शेष भाग है खाली। सीधा इसमें वाकई करना है, कुछ भी नहीं है, एक भाग को आप सीधे चाहे x मानेंगे तो भी इसी प्रकार आएगा, 1 मानेंगे कुछ भी मानेंगे तो इसी प्रकार आपको डायरेक्ट घटा लेना है। अगला प्रश्न है, एक बांस का 1/6 भाग कीचड़ के अंदर है, कीचड़ में है, 1/3 भाग पानी में है तथा शेष 20 मीटर पानी के बाहर है, तो बांस की कुल लंबाई है जो कितनी होगी। अब कुल लंबाई हमें मालूम नहीं है, हम चाहे L मीटर मान ले, कुछ भी मान ले, भाई आपने जैसे कुल लंबाई आपको मालूम नहीं है तो हमने मान लिया कुल लंबाई, चाहे भले L मान ले, 1 मान ले, x मान ले, कुछ भी आप मानेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें करने का तरीका ये है कि कुल लंबाई को पहले आप छोड़ें, पहले कीचड़ और पानी का भाग कितना है वो हमें निकाल लेना है, कि पानी में जो बांस है वो कितना है, 1/6 भाग और 1/3 भाग पानी के अंदर है। तो जो कीचड़ प्लस पानी इन दोनों में इसका भाग है, इसको जोड़ लेना है। तो कीचड़ में है 1/6 प्लस पानी में है 1/3, प्लस सब आ गया 6, 6 का भाग 6 में 1 बार, और 1 को 1 से गुणा किया 1, प्लस 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया 2, बराबर 3/6 भाग। 3/6 भाग जो है वो किधर है, कीचड़ और पानी दोनों के अंदर है, और शेष भाग बार है, तो 3 का भाग इसमें 1 बार, 3 का भाग 2 बार, हम इसको 1/2 पढ़ सकते हैं। 1/2 का मतलब हो गया आधा, सीधा उत्तर आपके निकल के आ रहा है। वैसे देखे तो कि आधा जो भाग है ये कहाँ है, ये पानी और कीचड़ के अंदर है, और आधा भाग बाहर है, और जो आधा भाग बाहर है उसकी लंबाई कितनी है 20 मीटर, और आधा भाग अंदर है तो उसकी कितनी होगी 20 मीटर होगी। सीधे तौर पर हमें कुल लंबाई पूछी तो डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, और अगर डायरेक्ट नहीं जोड़ना है तो 1/2 जो भाग है इसके बराबर कितने हैं 20 मीटर, 20 मीटर। क्योंकि अब 1/2 कैसे है ये आपको समझ नहीं है तो मैं वापस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि 1/2 जो 2 भाग है ये कितना है आपके पानी और कीचड़ के अंदर है, तो शेष बार भाग कितना है ये हमें भिन्न की भाषा में निकालना है कि शेष बार जो भाग है वो कितना है। तो शेष भाग हमने मान लिया कि 1 है, तो इसमें से 1/2 जो 2 भाग है वो पानी और जो कीचड़ के अंदर है उसको हमें निकाल लेना है। तो इसका भी आपके लसब आ जाएगा, इधर आगे कर लेता हूं, लसब 2 आएगा। यहां हमने मान लिया 1 का भाग 2 में 2 बार, और 2 को 1 से गुणा किया 2, माइनस 2 का भाग 2 में 1 बार, और 1 को 1 से गुणा किया 1, ठीक है। अब 2 - 1 कितने हो गए 1/2। कहने का मतलब पानी से बाहर का जो भाग है वो भी 1/2 है, पानी और कीचड़ के अंदर का भाग भी 1/2 है। अब 1/2 के जो बराबर कितना है 20 लीटर, आपको पहले ही बता दिया है कि 20 मीटर क्या है 1/2 के बराबर है बाहर है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 बराबर हमें निकालना है, 1 हमने माना था यहां से, इस 1 बराबर कितना हो जाएगा 20 × 2 बराबर 40 मीटर। 40 मीटर इस बांस की कुल लंबाई होगी। ऑप्शन ए कह रहा है 20 मीटर, नहीं है। ऑप्शन बी कह रहा है 18 मीटर, नहीं है। ऑप्शन सी एकदम सही है, 40 मीटर इस बांस की कुल लंबाई है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्नों का युग्म समतुल्य नहीं है। समतुल्य मतलब समान तुलना करनी, समान रूप से है, जो हम समान संख्या से जब भी गुणा करेंगे तो हमें जो उसकी समतुल्य भिन्न प्राप्त होगी। जैसे 4/7 है, तो 4/7, 4 को हमने 4 से गुणा किया 16, और 7 को 4 से गुणा किया 28, दोनों को समान संख्या से गुणा किया तो 16/28 है, बिल्कुल एकदम समतुल्य है, कोई दिक्कत वाली बात ऑप्शन ए के अंदर नहीं है। ऑप्शन बी क्या कर रहा है 5, अब 5 को 4 से गुणा करते हैं 20, और 9 को 4 से गुणा करते हैं 9 चौक 36, ये भी आपके 20/36 एकदम दोनों की आपस में समतुल्य भिन्न है। 6/11 को देखते हैं, 6 को 3 से गुणा करेंगे 6×3 18, और 11 को 3 से गुणा 33 से गुणा करेंगे, सॉरी 3 से गुणा करेंगे तो 11×3 33, ये भी आपके एकदम समतुल्य, कोई दिक्कत नहीं। जब ये भी समतुल्य ये भी समतुल्य तो ऑप्शन ए की बचा हमारे पास डी। लेकिन फिर भी इसको चेक कर लेते हैं कि 8 को हम लोग 3 से गुणा करते हैं तो 8×3 24, अब हमें 15 को भी 3 से गुणा करना है तो 15×3 कितने होते हैं 45, लेकिन यहाँ कितने हैं 40, इसलिए ये ऑप्शन आपके सही नहीं है। कौन सा समतुल्य नहीं है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपके इसमें राइट होगा। अगला प्रश्न,
25/36 में से क्या घटाया जाए कि उत्तर आपको 7/36 प्राप्त हो। अब इसमें से क्या निकालें तब हमें 7/36 मिलेंगे। हमें मालूम ही नहीं क्या निकालना है, तो हमने मान लिया कि प्रश्न क्या है 25/36 है और हम इसमें से x निकाल लेते हैं। x निकालेंगे, जो भी संख्या मालूम नहीं है और x निकालेंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा 7/36। अब हमें क्या ज्ञात करना है, x का मान। जब इसका पक्षांतरण करेंगे तो आपके उत्तर वही आना है 25/36 माइनस 7/36। जब हर समान हो तो हमें लसअप लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी मैंने बोला 36 का 36 लिख लीजिए, 25 में से आपके 7 चले गए, कितने हो गए 18। 18/36 कोई ऑप्शन आपके नहीं है, क्योंकि अभी हम इसको सरल करेंगे। जब सरल करेंगे इसमें 18 का भाग देंगे एक बार, 18 का भाग देंगे दो बार, 1/2 1/2 ऑप्शन ए में ही है। ऑप्शन ए आपका एकदम सही होगा। हमेशा ध्यान रखना है भिन्न का उत्तर सीधे तौर पर आपको किसी ऑप्शन नहीं मिले तो वो भिन्न का आगे सरलतम रूप हो सकता है, उसको सरल करें। जब तक अंतिम सरलतम रूप नहीं आता तब तक उत्तर आए कोई जरूरी नहीं है। अब आज का हमारा जो अंतिम प्रश्न है कि 1/2 प्लस 1/4 गुणा 2/3 का है जो मान क्या होगा, इसको भी है जो सरल करना है। 1/2 प्लस 1/4 गुणा 2/3। पहले बोर्डमास क्या कहता है कि हमें क्या करना है, गुणा करना है। किसका गुणा करना है, 2/3 का। 2/3 का गुणा 1/4 से करना है। 2/3 का गुणा 1/4 से करना है। तो कर ले सीधे तौर पर, कट रहा है तो काट भी सकते हैं। 2 का भाग 2 में एक बार और 4 में 2 बार। 1 को 1 से गुणा किया 1 और इसको 2 को 3 से करेंगे 6 प्लस 1/2 का 1/2। अब 1/2 प्लस 1/6 आपका है, इसको जोड़ कर लेनी है तो 6 आ जाएगा इसका लसअप। 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा किया 3, 6 का भाग 6 में एक बार, 1 को 1 से किया 1, बराबर क्या आ गया 4/6। 4/6 आपका कोई ऑप्शन नहीं नजर आ रहा है तो इसको भी सरल करें। जब हम 4 में 2 का भाग देंगे 3 बार, यहाँ 2 का भाग देंगे, सॉरी 4 में 2 का भाग देंगे 2 बार। 4 में 2 का भाग दिया तो 2 बार और यहाँ 3 बार, 2/3। 2/3 ऑप्शन नंबर ए के अंदर है। ऑप्शन ए आपका एकदम राइट है। आगे धन्यवाद आपका कि आप सीएलसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जुड़े हैं। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी नवोदय की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों तक है जो ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।